शिवपुर की सर्द हवा उस रात कुछ अलग ही थी। जैसे ठंड के साथ साथ हवा में एक भारी चुप्पी भी झूल रही हो। गांव की गलियों में चूल्हों की आंच जल रही थी। कहीं रोटी सिकने की खुशबू थी, कहीं लकड़ी के चटकने की आवाज़। लेकिन गांव के आखिरी सिरे पर, जहां कच्ची पगडंडी ख़त्म हो जाती थी, वहां एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी, मानो खुद ही ठंड से सिकुड़ कर खड़ी हो। उसी झोपड़ी में रहती थी दो बहनें, सुमन और किरण। सुमन बड़ी थी, जिम्मेदारियां उसके कंधे पर उम्र से पहले ही आ गई थी। किरण छोटी थी, शरीर से नाजुक लेकिन मन से जिद्दी। दोनों बहनें मिट्टी के बर्तन बनाकर जैसे तैसे अपना जीवन चला रही थी। झोपड़ी में दीवारें थी पर भरोसा नहीं, छत थी पर सुरक्षा नहीं। दो पुराने कंबल थे पर ठंड उनसे भी भीतर उतर जाती थी। दीदी, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ मेरे हाथों में उतर आई हो। अगर रात और ठंडी हो गई तो क्या होगा? जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। हमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। माँ बाबा के जाने के बाद भी हम खड़ी रहीं, है ना? पर तब घर था दीदी, अब तो बस ये टूटी झोपड़ी है। घर दीवारों से नहीं बनता किरण, घर उस इंसान से बनता है जिसके साथ डर बांटा जा सके। और मेरे लिए घर तू है। किरण की आंखों में नमी आ गई। दीदी, कभी कभी लगता है भगवान हमें देख ही नहीं रहे। शायद भगवान हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। कुछ लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती हैं। अगली सुबह दोनों बहनें मिट्टी लेने नदी किनारे जा रही थी। रास्ते में गांव वालों की फुसफुसाहटें हमेशा की तरह उनके पीछे चल रही थी। देखो, वही अनाथ बहनें, मनहूस है दोनों। इनसे दूर ही रहो। सुन मत, चलती रहे। शिवपुर में एक आदमी था, हरकू सेठ, पैसों का मालिक लेकिन नियत का नहीं। सुमन उधार लौटाने उसके पास गई थी। अरे, आज कैसे याद आ गई? सेठ जी, थोड़ा और समय चाहिए। समय चाहिए या सहारा? सुमन समझ गई। उसने बिना जवाब दिए वहां से निकल जाना ही ठीक समझा। रात होते होते ठंड और बढ़ गई। उसी समय झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मोहन खड़ा था, गांव में मटके बेचने वाला बिचौलिया। मुझे 30 मटके चाहिए, कल सुबह। इतनी जल्दी? नहीं दिए तो पैसे नहीं मिलेंगे। दीदी, इतने मटके कैसे बनेंगे? सुमन की आंखों में थकान थी लेकिन हार नहीं। आज रात हम सोएंगे नहीं। शिवपुरा की वे रात सिर्फ लंबी नहीं थी, वे निर्दयी भी थी। आग के सामने रखे अर्ध सूखे मटकों से उठती भाप झोपड़ी के भीतर धुएं और ठंड को एक साथ भर रही थी। सुमन की आंख जल रही थी, हाथों की उंगलियां सुन्न हो चुकी थी लेकिन वे रुकी नहीं। दीदी, सीने में अजीब सा दर्द हो रहा है। थोड़ा और सह ले बहन, बस कुछ ही मटके बाकी हैं। किरण ने सिर हिलाया। वे जानती थी कि दीदी रुकेंगी नहीं, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। भोर की पहली रोशनी के साथ 30 मटके जमीन पर कतार में रखे थे। कुछ पर हल्की दरारें भी थीं, कुछ थोड़े टेढ़े लेकिन सब पूरे थे। सुमन थक कर वहीं बैठ गई। हमने कर दिखाया किरण,
पर किरण जवाब नहीं दे पाई। उसका शरीर जैसे बोझ बन चुका था। सांसें तेज और अनियमित थी। सुमन ने घबराकर उसका माथा छुआ। इतनी गर्मी और हाथ बर्फ जैसे ठंडे। सुबह मोहन आया, मटके उठवाए, पैसे थमाए बिना रुके चला गया। सुमन के लिए अब पैसे से ज्यादा जरूरी था किरण। मैं वैद्य जी को बुला लाती हूँ। नहीं दीदी, पैसे बचा लो, मैं ठीक हो जाऊंगी। सुमन रुक गई। गरीबी ने उसके फैसले छीन लिए थे। शाम होते होते किरण की हालत और बिगड़ गई। दांत बज रहे थे, होठ नीले पड़ चुके थे। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। सुमन ने अपना कंबल भी उसे उड़ा दिया। मैं आ रही हूँ कहीं से मदद लेकर। रात के अंधेरे में सुमन वेद के घर भागी। रास्ते में कुछ बिगड़े हुए युवक हंसे। देखो, रात में कहाँ जा रही है? सुमन रुकी। पहली बार उसने डर को पीछे छोड़ा। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुम्हारी हंसी की आवाज सबसे पहले मैं बंद करूंगी। अबे चल, लगता है पागल हो गई है। वेद ने किरण को दवा दी। बुखार कम होने लगा। हिम्मत वाली लड़की है तू। उस रात सुमन ने पहली बार राहत की सांस ली। अगली सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी। वही बहनें जो रात भर जाग कर काम करती हैं, छोटी वाली मरते मरते बची है। कुछ नजरें बदली, पूरी नहीं लेकिन शुरुआत थी। किरण धीरे धीरे संभल रही थी। सुमन ने ठान लिया था अब वे बहन को ठंड में नहीं झोंकेगी। उसे दोपहर झोपड़ी के बाहर एक अलग ही दस्तक सुनाई थी। ये दस्तक किस्मत की थी। दोपहर की धूप झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन भीतर की ठंड अभी भी बैठी हुई थी। किरण चारपाई पर लेटी थी। बुखार उतर चुका था पर शरीर में कमजोरी साफ झलक रही थी। सुमन चूल्हे के पास बैठी खिचड़ी चला रही थी, लेकिन उसका मन बार बार बहन की ओर चला जाता। दीदी, अगर उस रात तुम नहीं जाती तो शायद। ऐसा कुछ मत सोच। जब तक मैं हूं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन भीतर डर अभी जिंदा था। उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। ये चाल गांव वालों जैसी नहीं थी। ना तंज था, ना जल्दबाजी। सुमन बाहर आई। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में ठहराव। उसके साथ मोहन भी था। राम राम बेटी। राम राम। मैं देवदत्त चौधरी हूँ। नाम सुनते ही सुमन थोड़ा चौंकी। ये वही व्यक्ति था जिसके लिए मोहन मटके ले जाता था। गांव में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। तुम्हारे बनाए मटके देखे, मिट्टी में मजबूती है, हाथ में सच्चाई है। किरण भी बाहर आ गई। कमजोरी के बावजूद उसने सिर झुकाकर अभिवादन किया। तुम दोनों को देखना था, क्योंकि ऐसा काम हर कोई नहीं कर पाता। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी उसकी झोपड़ी तक क्यों आया है। मैं सीधी बात करता हूँ, अगर तुम चाहो तो हर महीने तुम्हारे बनाए मटके मैं खरीदूंगा। संख्या भी तय रहेगी, दाम भी। किरण की आंखों में चमक आ गई। सुमन अब भी संभल कर बोल रही थी। हमें इज्जत चाहिए, सिर्फ काम नहीं। इज्जत के बिना काम बेकार होता है। मैं गारंटी लेता हूँ, ये दोनों मेहनती हैं। लेकिन एक शर्त है, ठंड में काम नहीं करोगी। पहले शरीर, फिर मिट्टी। सुमन की आंख भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उन्हें इंसान की तरह देख रहा है। देवदत्त के जाने के बाद झोपड़ी में अजीब सी शांति थी। दीदी, क्या अब हमारे दिन बदलेंगे? दिन नहीं बदलते बहन, हम बदलते हैं।
दिन अपने आप बदल जाते हैं। लेकिन गांव गांव इतना आसान नहीं था। शाम तक बातें फैल चुकी थी। अनाथ बहनें अब बड़े लोगों से मिलने लगी हैं। पता नहीं कैसे काम मिला। हरकू सेठ को ये खबर सबसे ज्यादा चुभी। जो मेरे आगे हाथ फैलाती थीं अब आंखें दिखाने लगी हैं। उसकी नज़रों में साजिश जन्म ले चुकी थी। रात को सुमन देर तक सो नहीं पाई। एक तरफ उम्मीद थी, दूसरी तरफ डर। किरण, अगर रास्ता मुश्किल हो गया तो हम चलना नहीं छोड़ेंगे। झोपड़ी के बाहर हवा फिर से ठंडी हो चली थी, लेकिन अब ठंड में डर कम था, क्योंकि पहली बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था, सिर्फ काम के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। देवदत्त चौधरी के जाने के बाद शिवपुरा की हवा में जैसे दो तरह की सरसराहट घुल रही थी। एक सरसराहट उम्मीद की थी, जो सुमन और किरण के भीतर जन्म ले चुकी थी। दूसरी सरसराहट ईश्वर्य की थी, जो गांव की गलियों में दबे पाँव चलने लगी थी। हरकू सेठ की दुकान पर उस समय असामान्य भीड़ थी। लोग सामान कम और बातें ज़्यादा खरीद रहे थे। सुना है अनाथ बहनों को चौधरी साहब ने काम दे दिया। काम? या कोई और वजह? बीज बो दिया गया था। अगले दिन सुमन और किरण ने नया काम शुरू किया। मिट्टी छानी जा रही थी, जाग साफ की जा रही थी। सुमन ने किरण को आग के पास बैठा दिया। आज तो बस देखेगी, काम मैं कर लूंगी। किरण ने विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, सीखने की ललक थी। शाम को मोहन दौड़ते हुए आया। सुमन, बुरी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? हरकू सेठ ने पंचायत में शिकायत कर दी है। कह रहा है कि तुम मिट्टी चोरी करती हो और चौधरी साहब को घटिया माल दे रही हो। ये झूठ है। सच को डरने की जरूरत नहीं होती। पंचायत का दिन आया। गांव का चौपाल लोगों से भर गया। सुमन और किरण सबसे पीछे खड़ी थी। हरकू सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, ये लड़कियां गांव की मिट्टी खराब कर रही हैं। नदी से चोरी छिपे मिट्टी ले जाती हैं और बड़े लोगों को फंसाने के लिए ये नाटक करती हैं। अगर हमने चोरी की है तो सबूत दिखाइए। पंचायत चुप हो गई। किरण ने पहली बार भीड़ की ओर देखा। हमने भूख में भी कभी गलत रास्ता नहीं चुना। कुछ बुजुर्गों की नजर झुकी। तभी देवदत्त चौधरी का आदमी वहां पहुंचा। उसके हाथ में मटके थे। ये वही मटके हैं जो हमारी दुकान में बिके हैं। मजबूत हैं, सही हैं। हरकू सेठ का चेहरा उतर गया। पंचायत ने फैसला सुनाया। बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अपमान हो चुका था। रात को किरण रोई। दीदी, हम कुछ भी कर ले, ये लोग नहीं बदलेंगे। कुछ लोग नहीं बदलते, लेकिन सच धीरे धीरे जगह बना लेता है। अंधेरे में हरकू सेठ की आंखें और सख्त हो गई थी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। ठंडी हवा फिर चली। इस बार वे सिर्फ शरीर की नहीं, हिम्मत को भी परखने वाली थी। पंचायत के फैसले के बाद शिवपुरा की गलियां शांत जरूर थी, लेकिन ये शांति भरोसे की नहीं थी। ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो हरकू सेठ के मन में पल रहा था। उसकी दुकान पर अब भीड़ कम थी, लेकिन आंखें ज्यादा काम कर रही थी। नजरें गिन रही थी, तोल रही थी, बदला तलाश रही थी। उधर सुमन और किरण ने काम में खुद को झोंक दिया था। देवदत्त के लिए पहला ऑर्डर तय हो चुका था। 100 नहीं पूरे तो 100 मटके। समय कम था, सर्दी ज्यादा। दीदी, अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हुई तो हम और सीधा चलेंगे। उसकी आवाज में अब डर नहीं, तैयारी थी। काम बढ़ा तो जरूरतें भी बढ़ी। मिट्टी, लकड़ी, पानी, सब कुछ सुमन को मजबूरी में हरकू सेठ की दुकान से लकड़ी उधार लेनी पड़ी। हरकू ने मुस्कुराते हुए लकड़ी दी। दुश्मनी अपनी जगह,
काम अपनी जगह। लेकिन उस मुस्कान के पीछे जहर छुपा था। रात को काम चल रहा था। आग तेज थी, मटके कतार में सूख रहे थे। अचानक एक तेज आवाज हुई। हाय! एक मटका फट गया, फिर दूसरा। दीदी, ये कैसे? सुमन समझ गई, लकड़ी में नमी थी। जानबूझकर सुबह तक नुकसान साफ था, कई मटके टूट चुके थे और डर खतरे में था। हम नहीं कर पाएंगे दीदी। रोने से समय नहीं बढ़ता। उसने फैसला लिया, वे खुद नदी के पार जाएगी जहाँ अच्छी मिट्टी और सूखी लकड़ी मिलती है। रास्ता खतरनाक था, सर्दी में पानी पार करना आसान नहीं। मैं भी चलूंगी। नहीं, इस बार मेरी बारी है। नदी में पानी बर्फ सा ठंडा था। सुमन के पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। लकड़ी और मिट्टी लेकर लौटते वक्त शरीर कांप रहा था। दीदी, तुम जल रही हो बुखार से। फिर भी सुमन रुकी नहीं। पूरी रात उसने काम किया, आग के सामने बैठी रही, मटके बनते रहे। सुबह जब आखिरी मटका रखा गया, सुमन वहीं गिर पड़ी। देवदत्त चौधरी खुद आए, मटके देखे, सुमन को बेसुध देखा। क्यों? किरण ने कांपती आवाज में सब बता दिया। देवदत्त की आंखें सख्त हो गईं। इज्जत ऐसे बचाई जाती है? ये बात सुमन के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए थी। वेद बुलाया गया, सुमन की जान बची। गांव में खबर फैली। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। कहीं सर झुके। हरकू सेठ पहली बार अकेला दिखा। त्याग की आग जल चुकी थी। अब उसकी लपटें पूरे शिवपुरा को छूने वाली थी। शिवपुरा की सुबह उस दिन अलग थी। ठंड अब भी थी, लेकिन हवा में कुछ और घुल गया था। संकोच, अपराध बोध और बदला की आहट। लोग चौपाल की ओर बढ़ रहे थे। इस बार बुलावा पंचायत का नहीं था, ये बुलावा सच का था। देवदत्त चौधरी समय पर पहुंचे। उनके साथ मोहन था और वेग भी। सुमन अब भी कमजोर थी, लेकिन उसने चलने की जिद की। मुझे गांव के सामने कुछ सवाल रखने हैं। उन्होंने सूखी और गीली लकड़ी सामने रखवाई। यही लकड़ी इन बहनों को दी गई थी, जानबूझकर। भीड़ में हलचल हुई। मोहन आगे आया। मैंने अपनी आंखों से देखा, लकड़ी बदली गई थी। झूठ! अगर उस रात सुमन नदी पार न करती तो उसकी जान जा सकती थी। चुप्पी छा गई। हमने किसी से भीख नहीं मांगी, हमने सिर्फ मेहनत मांगी, लेकिन हमें नीचा दिखाया गया। जिस गांव में मेहनत करने वालों को सजा मिले, वो गांव खोखला हो जाता है। आज फैसला गांव को करना है। हरकू सेठ, तुमने लालच में गांव की बेटियों की जान से खेला। निर्णय साफ था। हरकू सेठ से उधार का हिसाब लिया गया। पंचायत में उसे अलग किया गया। सुमन को आगे बुलाया गया। हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफी से ज्यादा भरोसा चाहिए। आज से इन बहनों का काम गांव की पहचान होगा। तालियां नहीं बजी, लेकिन इज्जत महसूस की गई। शाम को झोपड़ी के बाहर वही चाक घूम रही थी, लेकिन अब लोग रुक कर देखते थे। दीदी, अब ठंड नहीं डराती? क्योंकि अब हमारे पास आग है। झोपड़ी वही थी, पर उसकी दीवारों में अब सम्मान बस चुका था। दो बहनों ने अपनी किस्मत खुद गढ़ ली थी।